अगर कल सुबह तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ या फिर तुम्हारी क्रश गायब हो जाए एकदम से, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे मुझे इमोशनल आंसर नहीं चाहिए, आई वांट अ रियल आंसर फ्रॉम यू। क्या तुम्हारा पर्पस बचेगा? क्या तुम्हारा करियर बचेगा? क्या तुम्हारा एम्बिशन बचेगा? क्या तुम्हारे दोस्त बचेंगे? क्या तुम्हारा डिसिप्लिन बचेगा? या फिर बचेगी केवल उस लड़की की यादें, उसकी कुछ फोटोज? अगर तुम्हारा जवाब भी दूसरा है, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं ना, उसने मोस्ट ऑफ द लोगों के रिलेशनशिप्स खराब करे हैं बिना उन्हें पता चले। एक रिलेशनशिप के अंदर मोस्ट ऑफ द लड़के ब्रेकअप की वजह से बर्बाद नहीं होते, वो बर्बाद होते हैं अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से। और वो एग्जैक्टली कैसे, वही मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलती जो मोस्टली लोग रिलेशनशिप में करते ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द लड़के जब भी हार्ट ब्रेक के बाद मेरे पास आते हैं वन ऑन वन सेशन में, उनकी सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है। कामदेव भाई, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, हमेशा खुद से ज्यादा प्रायोरिटी मैंने उसको दी, अपने गोल से ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी, अपने परिवार वाले तक छोड़ दिए मैंने उसके लिए ताकि वो खुश रहे, फिर भी उसने मेरी झांट वैल्यू नहीं की। अब इनिशियल फेज में जब मैं भी डेटिंग में घुस आई था, नया नया गेम सीख रहा था, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार लड़कियां ही बेंचोत खराब है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ ना उसको, तो कमी तो लड़कियों में है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही मैं पैटर्न को समझने लगा, आई नोटिस्ड कि प्रॉब्लम ना तो रिलेशनशिप में है, ना ही बंदी में है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बंदे जब एक लड़की में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जब एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो इन्वेस्ट करते-करते वो खुद की ही इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं। जिम बाद में, गोल्स बाद में, करियर बाद में, फ्रेंड्स बाद में, खुद की ग्रोथ बाद में, और सिर्फ एक इंसान सेंटर में, और वो कौन? भाई साहब की बंदी। और यहीं से गेम फिर उल्टा चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ तभी तक हेल्दी रहता है जब तक तुम्हारी खुद की लाइफ भी हेल्दी है। जब भी एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में बंदों में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि वो उस पूरी एनर्जी को या तो अपनी गर्लफ्रेंड पे डंप कर देते हैं, या फिर अपनी वाइफ पे डंप कर देते हैं। हर वक्त उसके बारे में सोचना, उसकी केयर करना, उसको खुश रखने की कोशिश करना, रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे इंटेंशंस गलत है, इंटेंशंस बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जीक्यूशन हर बार गलत हो जाता है। अगर तुम एक लड़की को इतना पेडेस्टलाइज कर दोगे कि तुम खुद को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, और वही लड़की तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए, देन डोंट बी सरप्राइज्ड जब यही लड़की तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम लड़की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा ओवर इन्वेस्ट करना। जब भी तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपना पर्पस, अपनी हैप्पीनेस, अपना टाइम, सब कुछ एक ही इंसान के हवाले कर देते हो ना, तो वहां पे सब कुछ इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो मेन सवाल यहाँ पे ये है कि हर बंदा सेम गलती क्यों कर रहा है? भाई सब रिलेशनशिप में तो चले जाते हैं, लेकिन फिर सबके ब्रेकअप हो जाते हैं। तो हर बंदा सेम गलती कैसे कर सकता है? और अगर हर बंदा सेम गलती कर भी रहा है, तो हम ये गलती करते क्यों हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से हम सब रिलेशनशिप पैटर्न्स अपने बचपन से सीखते हैं। जब हम छोटे थे तो हम हमें खुशी मिली तो हम किसी के पास भागे, हमें दुःख मिला तो हम किसी के पास भागे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो हम किसी के पास भागे, हमें किसी से वैलिडेशन चाहिए थी तो हम किसी के पास भागे, और धीरे-धीरे हमारे दिमाग ने ये सीख लिया कि भैया मेरी इमोशनल स्टेट तो किसी और से कनेक्टेड है। समझाता हूँ कैसे? जब तुम बचपन में होते हो और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो तुम नेचुरली हर एक चीज़ उसके साथ शेयर करते हो। हर अचीवमेंट, हर प्रॉब्लम, हर इमोशन तुम अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करते हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि तुम उनके बच्चे हो ना। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है कि तुम तो बड़े हो चुके हो, लेकिन तुम प्यार को अभी भी उसी नज़र से देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द बंदे रिलेशनशिप में जाते ही अननोइंगली चाइल्ड मोड में चले जाते हैं। अब ये चाइल्ड मोड क्या होता है, समझाता हूँ। उनको अपनी बंदी के साथ हर बात शेयर करनी है, उसका मूड ठीक करना है, उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हर वक्त उसको प्लीज करना है, और धीरे धीरे ये अपने सारे गोल्स को तो छोड़ देते हैं, और इनका मेन गोल ये बन जाता है कि मुझे बस अपनी पार्टनर को हमेशा खुश रखना है। भाई अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इज नॉट योर वाइफ, शी इज अ ग्रोन अडल्ट। उसको खुद की भी लाइफ समझने दो, खुद की भी प्रॉब्लम्स हैंडल करने दो, खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने दो। स्लेव हो क्या तुम उसके? इस कंडीशन को सिंपल वर्ड्स में साइकोलॉजी में बोलते हैं बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। जहां पे बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि अगर मैं खुश भी रहूंगा तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से रहूंगा, अगर तुम मेरी लाइफ में हो तो ही मैं खुश रहूंगा, वरना मैं खुश नहीं रहूंगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट भी फील करूंगा तो मैं तभी कॉन्फिडेंट फील करूंगा जब तुम मेरे साथ हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे तो कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होता। एंड मेरा मूड भी हमेशा तभी अच्छा रहेगा जब तुम मेरे साथ हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना तो मेरा तो मूड भी अच्छा नहीं रहेगा। मतलब मेरा मूड भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कॉन्फिडेंस भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मेरी लाइफ की हर एक खुशी भी तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अडल्ट लव ऐसा नहीं होता मेरे भाई। लविंग लाइक एन अडल्ट का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, बट मेरी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं तुझे चूज तो कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट नीडी फॉर यू। जब तुम एक बच्चे की तरह प्यार करते हो, यू आर लुकिंग फॉर डिपेंडेंसी, तुम किसी को ढूंढ रहे हो जिसके पीछे तुम डिपेंडेंट हो सको। लेकिन व्हेन यू लव लाइक एन एडल्ट, यू आर लुकिंग फॉर पार्टनरशिप। चाइल्ड लाइक लव को हर वक्त अटेंशन, हर वक्त रीअश्योरेंस चाहिए, लेकिन लविंग लाइक एन एडल्ट वाली कंडीशन में तो उनके लिए ट्रस्ट ही बहुत है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स
हमेशा इसी पे सर्वाइव करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैंने आज तक किसी भी बंदे को सिर्फ़ रिलेशनशिप की वज़ह से बर्बाद होते हुए नहीं देखा। वो बर्बाद होते हैं अपनी फैंटेसीज़ की वज़ह से, और यहाँ पे सेक्सुअल फैंटेसीज़ की बात नहीं हो रही है। बंदी ने अभी तक लड़के के लिए कुछ किया भी नहीं है, और ये बंदा बंदी को लेके पूरा फ्यूचर इमेजिन करके बैठा है अपने दिमाग में। शादी तक इमेजिन कर ली, परफेक्ट रिलेशनशिप इमेजिन कर ली, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इमेजिन कर ली, और बेचारी लड़की को तो पता भी नहीं है कि सामने वाले लड़के ने इसको ऑलरेडी अपनी बीवी मान रखा है। फिर आती है रियलिटी, और रियलिटी इमेजिनेशन से बहुत अलग होती है। रियल लाइफ में लोग इम्परफेक्ट होते हैं, तुम भी हो, मैं भी हूँ। उनके फ्लॉज भी होते हैं, उनके मूड भी होते हैं, उनके इश्यूज भी होते हैं, और जब बंदों की रियलिटी उनकी फैंटेसी से, उनकी इमेजिनेशन से मैच नहीं करती, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं फैंटेसी प्रोजेक्शन। फैंटेसी प्रोजेक्शन ये कोई सिंगल रिसर्च पेपर का नाम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल साइकोलॉजिकल फील्ड से आता है, स्पेशली अटैचमेंट थ्योरी, साइको एनालिसिस, रिलेशनशिप साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी सारे रिसर्चर्स रहे हैं। सबसे पहला बंदा है सिगमंड फ्रूइड। इस बंदे ने 90s में रिसर्च की थी, और इसकी रिसर्च में इसने प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका आइडिया ये था कि लोग अपने थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस को दूसरे लोगों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लो कि तुम किसी को एज अ परफेक्ट पार्टनर देखना चाहते हो, तो तुम उसके एक्चुअल बिहेवियर को नहीं, और तुम अपनी डिजायर्ड इमेज को देखना शुरू कर देते हो। दूसरा बंदा है कार्ल जंग। इस बंदे ने रिलेशनशिप प्रोजेक्शन को और डीपली एक्सप्लेन किया था, जिसके अकॉर्डिंग लोग दूसरे इंसान से प्यार नहीं करते, वो उस इमेज से प्यार करते हैं जो उन्होंने उस इंसान पे प्रोजेक्ट करी हुई है। और इस बंदे का ये भी मानना था कि अर्ली अट्रैक्शन में हम मोस्टली सामने वाले को क्लियरली देखते ही नहीं है, हम उस इंसान के ऊपर अपने ड्रीम्स, हमारी डिजायर्स, हमारी फैंटेसीज को चिपका देते हैं, और फिर प्रॉब्लम तभी आती है जब रियलिटी हमारे सामने आती है। साइकोलॉजी में इसको फॉलिंग इन लव विद एन इमेज भी कहा जाता है। ये सब तुम्हें अभी थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। तीसरा बंदा है डोरथी टेनहॉफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। इस बंदे ने एक टर्म दिया था विच इज लिमरेंस, और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था लव एंड लिमरेंस। तो इस बंदे ने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया कि रिलेशनशिप के अर्ली स्टेज में लोग ऑब्सेसिवली सोचते हैं, फ्यूचर बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, स्मॉल साइंस को हमेशा ओवर इंटरप्रेट कर देते हैं एंड आइडियलाइज करते हैं। और इसका भी यही कंक्लूजन था कि मोस्टली लोग सामने वाले से कम और अपनी प्रोजेक्टेड इमेज से ज्यादा प्यार करते हैं। चौथा बंदा है मुर्रे डेविस। इस बंदे ने ऑब्जर्व किया था कि जितने भी हेल्दी कपल्स है ना, वो भी अपने पार्टनर को आइडियलाइज करते हैं। अच्छा चलो, ये सब करते हैं ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आइडियलाइजेशन रियलिटी से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाए। अब तुम्हें ये बहुत आसानी से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रियलिटी ये है कि लड़की एक नॉर्मल इंसान है, फैंटेसी ये है कि वो परफेक्ट वाइफ भी होनी चाहिए, सोलमेट भी होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके साथ फ्यूचर भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और इसमें जितना गैप बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट का चांस बड़ा होगा। और पांचवें नंबर पे है जॉन बॉल्बी एंड मैरी एन्सवर्थ। इनकी रिसर्च से हमें पता चला कि जो एंशियसली अटैच लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं पार्टनर को आइडियलाइज करने की, रिजेक्शन से डरने की, फ्यूचर फैंटेसीज बनाने की एंड अपने रिलेशनशिप्स को ओवर वैल्यू करने की। इसीलिए फैंटेसी प्रोजेक्शन और इमोशनल डिपेंडेंसी का कनेक्शन स्ट्रांग है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लड़के रिलेशनशिप में आते ही सोचते हैं, इस लड़की को तो मैं एकदम परफेक्ट बनाऊंगा, इसको एकदम फिक्स कर दूंगा, मैं इस लड़की को बिल्कुल वैसी बनाऊंगा जैसी मुझे चाहिए। अरे अपने आप को क्यों बिना बात के काम पे लगा रहे हो? या तो लड़की के साथ रहो या मत रहो। ये क्या चुतियापा है कि मैं लड़की को एकदम फिक्स कर दूंगा, इसको बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन जैसी बना दूंगा। इस चुतियापे की वजह से तुम इस लड़की के रियल बिहेवियर को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते, और क्योंकि तुम उसके रियल बिहेवियर को नोटिस ही नहीं करते, तो तुम ये तो पता लगा ही नहीं पाते कि उस लड़की के अंदर रियल लाइफ में एक्चुअल में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है। पीपल आर नॉट प्रोजेक्ट्स, पीपल आर चॉइसेस। जो बंदा रिलेशनशिप को एक रेस्क्यू प्रोजेक्ट बनाएगा ना, वो खुद ही डूब जाएगा। अब अगर तुम्हारी थोड़ी इमोशनल क्लैरिटी की बात करें तो बस इतना याद रखो, हर इमोशनल स्ट्रगल के लिए अपनी बंदी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। खुद को रेगुलेट करना सीखो, और अपनी बंदी की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। गिव हर सम स्पेस टू हैंडल हर ओन चैलेंजेस ऑन हर ओन। हेल्दी सपोर्ट और ओवर पैम्परिंग में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है। जब भी तुम किसी लड़की को डेट कर रहे होते हो, तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग का इनिशियल फेज होता है ना, इसको हनीमून फेज भी बोला जाता है। इस टाइम पे तुम दोनों के इमोशंस एकदम पीक पे है, तुम दोनों का डोपामीन पीक पे है। तो इस समय पे सबसे बड़ी गलती जो एक लड़का कर सकता है,
वो है इस डोपामाइन के चक्कर में, इस पीक इमोशंस के चक्कर में लड़की को फ्यूचर कमिटमेंट्स देना। शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, ज़िंदगी भर साथ तो मैं तेरे ही रहूँगा, मेरी तो दुनिया ही तू है, अपना बना ले पिया। ये चुतिया पे चलते रहते हैं तुम्हारे। ये सब नहीं करना है। शुरुआत के 2-3 महीने, 5-6 महीने जब तुम्हारे इमोशंस पीक पे है, दोनों एन्जॉय कर रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करो। उस टाइम पे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। और अगर लड़की आके तुम्हें बोलती भी है ना कि हमारा फ्यूचर क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैव यू थॉट एनीथिंग अबाउट आवर फ्यूचर? तो उसको बस यही बोलना है कि मैं कल की चिंता नहीं करता। मैंने अभी तक फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है और ना अभी सोचूँगा। अभी प्रेज़ेंट में मज़ा आ रहा है ना, सो लेट्स जस्ट एन्जॉय आवर प्रेज़ेंट, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर के भांग-भोसड़े में घुसने के बजाय तुम ये सोचो कि क्या तुम एक्चुअल में कंपैटिबल हो या फिर बस इमोशंस है और इमोशंस में तुम्हारा मन कर रहा है कुछ भी डिसीज़न लेने का। और क्योंकि ये इनिशियल फ़ेज़ है, तो अभी तो इमोशंस पीक पे चल रहे हैं, लेकिन इमोशंस हमेशा तो पीक पे नहीं रहते ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा ये फेज़ टूटेगा और जब ये फेज़ टूटे तो बंदी के सामने रोना मत, उसके सामने गिड़गिड़ाना मत। ना बंदी के सामने रोना है, ना ही गिड़गिड़ाना है, ना ही उसको कुछ प्रूव करना है। घुटनों पे बैठ के आज तक कोई भी रिलेशनशिप को नहीं बचा पाया। इससे बस अट्रैक्शन की माँ चुभती है। अगर तुम दोनों की रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, तो बैठ के बात कर लो ना लाइक एडल्ट्स। अगर सामने वाली बंदी मैच्योर है, तो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं है तो माँ चुदाओ, बंदी अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। फोकट में पैनिक मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो। हर सार्कास्टिक चीज़ को पर्सनल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मैस्कुलिन बंदा ये सब नहीं करता है। अब ये सब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि लड़की को पेडेस्टलाइज़ नहीं करना, उसको क्वीन की तरह ट्रीट नहीं करना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार नहीं देना, इसका एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक बंदे का वन ऑन वन सेशन लिया था, हू इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड ही इज़ अर्निंग इन क्रोर्स। किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास, अच्छी खासी कार्स है, अच्छा खासा घर है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, लाइफ़ एकदम सॉर्टेड। बंदे का नाम क्या है वो ऑब्वियसली मैं नहीं बताने वाला, बट ही इज़ लाइक वेरी पॉजिटिव, हम्बल एंड ग्राउंडेड गाय, वेरी स्वीट गाय। ये भाई साहब लेके गए अपनी बंदी को दुबई ट्रिप पे, लाखों रुपए उड़ा दिए, फर्स्ट क्लास में गए, अच्छी खासी शॉपिंग करवाई बंदी को, 5 स्टार होटल में रुके, एक्सपेंसिव डिनर्स पे लेके गया। लेकिन इस बंदी की गांड तब फटी जब ट्रिप से आने के बाद 3-4 दिन भी नहीं हुए थे और इसकी बंदी ने इसको अच्छे से फिजिकली असॉल्ट किया है। पकड़ के पेला है इसको। और ये बंदा इतना सीधा है, इसको ये भी नहीं पता कि इसको पेला क्यों गया है। इस बंदे का मेरे को रात को आई गेस 1 या 1:30 बजे के लगभग डीएम आया था फॉर वन ऑन वन सेशन, जो कि मैंने सुबह जिम जाने से पहले देखा था। जिम से आके मैंने सेशन स्टार्ट किया, बंदे से थोड़ी बहुत बात की और इस बंदे का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जब मैंने इस बंदे से और ज़्यादा बात करी, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली, वो ये है कि इस बंदे ने तो बंदी को फुल पेडेस्टलाइज़ कर रखा है। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी इस बंदे को ये फ़ील होता है कि ये बंदी तो इसकी औकात से बाहर है। और क्योंकि ये बंदा सबमिसिव बन चुका था, इस लड़की के सामने सर्वेंट की तरह एक्ट करता था, इस लड़की ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था कि इस चूते को तो अपनी वर्थ भी नहीं पता है। और सबसे बुरी चीज़ पता है इस लड़की ने क्या करी? शी स्टार्टेड सेइंग कि मेरे जैसी लड़की तो पता नहीं तुझे कहाँ से मिल गई। अगर मैं छोड़ के गई ना तो मेरी जैसी तो तुझे सूंघेगी भी नहीं। बार-बार ये बात सुन के इस बंदे के दिमाग में तो ये चीज़ बैठ चुकी है। इनफैक्ट इसने ये बात 2-3 बार सेशन में रिपीट भी करी थी कि आई डोंट वांट टू लूज़ हर, क्योंकि इसके दिमाग में सबकॉन्शियसली इस लड़की ने ये बिठा दिया है कि अगर ये लड़की इसको छोड़ के चली गई, तो इसके जैसी लड़की तो इसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये हाल होता है जब तुम्हें खुद की सेल्फ वर्थ ही पता नहीं होती, खुद की औकात ही पता नहीं होती। मेरे वीडियोज़ के नीचे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि गेम सीख के क्या करेंगे? पैसा होगा तो लड़कियाँ अपने आप आ जाएगी। सिर्फ पैसा कमाने से लड़कियाँ तो मिल जाएगी, पर क्या वो तुमसे प्यार करेगी? नहीं। हाँ, वो तुम्हारे पैसे से ज़रूर प्यार करेगी। और ऐसी लड़की जब तुम्हारी लाइफ़ में होगी, तो क्या तुम्हारी लाइफ़ में पीस होगा? अजी लंड मेरा। तो सॉल्यूशन क्या है? खुद की वर्थ पता होनी चाहिए तुम्हें, स्टैंडर्ड क्या है पता होना चाहिए तुम्हें, बाउंड्रीज़ क्रिएट करो कि क्या चीज़ तुम टॉलरेट करोगे, क्या चीज़ तुम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। जस्ट बिकॉज़ शी हैज़ अ वजाइना टू ऑफर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकती है। लड़की को टाइम टू टाइम ये फ़ील करवाते रहो कि मैंने तुझे चूज़ ज़रूर किया है बट आई एम नॉट नीडी फॉर यू। तू है तो भी लाइफ़ अच्छी है, तू नहीं होगी तो भी लाइफ अच्छी ही होगी। इस बंदी को टाइम टू टाइम सेपरेशन एंग्जायटी देते रहो। वो कैसे देनी है? जब भी ये कोई बाउंड्री क्रॉस करती है तुम उसको साफ-साफ बोलोगे, अगर ये चीज़ दोबारा हुई तो तू अलग और मैं अलग। और ये चीज़ बार-बार नहीं समझाऊँगा मैं तुझे। तेरे बिना भी बहुत अच्छे से रह सकता हूँ मैं। उसके कोई ऑर्डर्स मानने की ज़रूरत नहीं है। शो हर कि तुम करोगे वही जो तुम्हारा मन है। उसका ओपिनियन तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। यू हैव टू शो हर दैट शी कैन नेवर कंट्रोल यू। लड़की को कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देना है। अभी जो मेरी पास्ट लाइव स्ट्रीम थी ना, उसमें भी मैंने बताया था, अगर तुम लड़की के ऊपर 50,000 खर्च करते हो, तो मेक श्योर कि तुम भी खुद पे 50,000 तो मिनिमम खर्च करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर लड़की पे 50,000 खर्च दिए ना, तो खुद पे बहनचोद 1 लाख खर्चो। अपने पेरेंट्स पे 1 लाख खर्चो। जितना तुम अपनी बंदी पे खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा या फिर उतना ही तुम्हें खुद पे भी खर्च करना है और अपने क्लोज्ड वन्स, अपने पेरेंट्स पे भी खर्च करना है। इससे क्या होगा? इससे तुम इस बंदी को ये फ़ील करा रहे हो कि जितनी इम्पोर्टेंट तू है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे अपने लोग हैं।
या फिर उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपने लोग हैं। जब लड़की ये देख लेती ना बहनचोद कि तुम्हारी तो फटी चड्डी है और तुमने बंदी को दिला रखा है बहनचोद आईफ़ोन दिला रहे हो, खुद के पास एंड्रॉइड है, बंदी को आईफ़ोन दिला रहे हो, समझ रहे हो? तो बंदी को तो पता है कि तुमने उसको पेडेस्टलाइज़ कर रखा है, तो उसके तो नखरे बढ़ते ही जाएँगे क्योंकि उसको पता है कि ये बहनचोद मेरे लिए तो ये खुद को भी वैल्यू नहीं कर रहा है। देखो, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बंदी की केयर ही मत करो, केयर करो बट केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को साथ में लेके चलना सीखो। अगर तुम अभी ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो भी ना कि तुम्हारी बंदी तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग और तुमको भी यही सब झेलना पड़ रहा है, अब्यूजेस एंड ऑल, डिसरिस्पेक्ट करती है, बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करती है, प्यार से सिर्फ तभी बात करती है जब उसको तुमसे कुछ चाहिए होता है। अगर तुम भी इस सिचुएशन में हो तो डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो एंड तुम्हारी सिचुएशन 100% गारंटीड चेंज होगी। पूरा टाइम कभी भी अवेलेबल नहीं रहना है लड़की के लिए, बीच-बीच में गायब हो जाओ। लेट हर थिंक अबाउट यू कि अभी तुम कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे। पुराने ज़माने में राजा-महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे, तो वो 3-4 महीने तक तो मिनिमम गायब रहते थे। तो उनकी रानी ना तड़पती थी कि बहनचोद कब आएगा राजा, कब बजाएगा मेरा बाजा। सो यू आल्सो हैव टू बी अनअवेलेबल फॉर हर। बट जनरेशंस चेंज हो चुकी है। अगर तुम 3-4 महीने के लिए गायब रहोगे, तो तुम्हारी रानी का कोई दूसरा राजा आके बाजा बजा देगा। पहले वाला ज़माना नहीं रहा। पहले के तो राजा 1 साल भी नहीं आएँगे ना, तो भी रानी राजा के अलावा किसी और की तरफ देखेगी भी नहीं। लेकिन अगर तुम गायब हो गए ना, तो तुम्हारी रानी का कोई दूसरा आके बाजा बजा देगा। तो गायब होना है बट कुछ दिनों के लिए। एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए। एक मिस्टेक और जो बंदे करते हैं वो ये है कि रिलेशनशिप में आते ही वो बंदी को बोलते हैं पैसे भी मैं ही कमाऊंगा, हर प्रॉब्लम भी मैं ही सॉल्व करूंगा, घर को भी मैं ही संभालूंगा, तू बस बैठी रहे रानी की जैसे। रानी को चाहिए था राजा, बट यू आर एक्टिंग लाइक अ सर्वेंट एंड इफ यू एक्ट लाइक अ सर्वेंट तो वो कोई दूसरा राजा ढूंढेगी ही ढूंढेगी। भाई ये सब ना मूवीज में जरूर क्यूट लगता है लेकिन रियल लाइफ में ये रिसेंटमेंट क्रिएट करता है। और हेल्दी रिलेशनशिप तभी बनेगा जब तुम दोनों अडल्ट्स की तरह बिहेव करोगे। बंदी के साथ रिलेशनशिप में आते अपनी पर्सनल लाइफ को मार मत दो क्योंकि तुम यही करते हो। खुद की बॉडी, खुद की हैप्पीनेस, खुद की लाइफस्टाइल, खुद की ग्रोथ, खुद की स्किल्स सब बंद। अगर तुम खुद को सेकंड प्रायोरिटी बनाओगे तो दुनिया भी यही करेगी मेरे भाई। हमेशा मिस्ट्री को मेंटेन करना पड़ेगा तुम्हें लाइफ टाइम, इवन विद योर वाइफ, वरना डाइवोर्स होना पक्का है, ब्रेकअप होना पक्का है। जैसे तुम हर चीज अपनी माँ के साथ शेयर करते थे वैसे हर एक चीज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ शेयर मत करो। शी इज नॉट योर मॉम, माँ नहीं है वो तुम्हारी। ये चीज मैंने अभी पास्ट लाइव स्ट्रीम में भी समझाई थी डिटेल में। बेबी मैंने इतने पैसे कमा लिए, बेबी मैंने ना एग्जाम क्लियर कर लिया, बेबी मैंने ना ये प्रोजेक्ट भी क्रैक कर लिया। यार बेबी आई एम करंटली फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तुम्हें पता है बेबी मेरी ना ये इनसिक्योरिटी है। सक्सेस मिली बता दिया, फेलियर मिला बता दिया, प्रॉब्लम हुई बता दिया। भाई मतलब लड़की को ये सब इंफॉर्मेशन देने से पहले एक बार खुद से ये तो पूछो कि ठीक है मैं इसको ये सब बता तो रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए? एक लॉजिकल आंसर चाहिए। और क्या ये मुझे लॉजिकल आंसर दे पाएगी? कितनी ही इंटेलिजेंट, कितनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो, वो तुम्हें लॉजिकल आंसर दे ही नहीं पाएगी। 99.9% केसेस में। 100% मांगो मेरी तरफ से। तो अगर वो तुम्हें लॉजिकल आंसर नहीं दे सकती है, अगर वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की में कोई हेल्प नहीं कर सकती है, अगर मान लो तुमने कुछ अचीव भी किया है लेकिन उसको लेके वो लॉजिकल बात नहीं कर सकती है, तो खुद से ये तो पूछो कि फिर मैं इसको ये सब क्यों बता रहा हूँ? अगर वो तुम्हें लॉजिकली हेल्प कर ही नहीं सकती, तो ये सब बता के तो तुम मिस्ट्री की माँ ही चोद रहे हो ना। व्हाई आर यू गिविंग हर इन्फॉर्मेशन जितनी नीडेड ही नहीं है? ओवर इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? तुम बंदी को अपनी इनसिक्योरिटी बता देते हो, अपने लाइफ के सारे फ्लॉज़ बता देते हो, खुद के फ्लॉज़ बता देते हो, तुमने क्या-क्या गलतियाँ करी है अपने जीवन में वो सब बता देते हो। और वो बहुत प्यार से सुनती है कि कोई बात नहीं बेबी इट्स ओके इफ यू फक्ड योर कज़िन, इट्स ओके। फिर एक दिन क्या होगा, पूरा परिवार बैठा हुआ है और तुम्हारी पत्नी की और तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तुमने उसको थोड़ा-सा डाँट दिया, शी वांट्स टू बी डोमिनेंट तो अब वो क्या करेगी सबके सामने, "अरे तूने तो अपनी कज़िन को चोदा है ना बहनचोद।" अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये होता है, जब तुम ओवर इन्फॉर्मेशन दे देते हो एक वुमन को। ये चीज़ें मैंने लाइफ़ में देखी है। अपने पेरेंट्स को देखी है बचपन से ये सब करते हुए। मेरे फादर को मैंने ये सब चीज़ें फेस करते हुए देखी है बचपन से एंड ही मेड वेरी श्योर कि जो उन्होंने फेस किया वो मुझे कभी फेस नहीं करना पड़े। ही टॉट मी एवरीथिंग। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? कि जब तुम ठीक है ओवर शेयर कर देते हो और जब तुम्हें एकदम से उसी उसी इन्फॉर्मेशन को लेके जब वो तुम्हें डराती है, जब उस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करती है टू मैनिपुलेट यू, तुम्हें सबमिसिव बनाने के लिए जब वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर देती है जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ़ तुम्हारे बीच में रहेगी, तब तुम्हें झटका लगता है कि यार शी इज़ अ मॉन्स्टर, किसको ट्रस्ट कर लिया मैंने। तो क्यों ना हम ऐसी गलती करें ही ना कि उसे ओवर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। शी इज़ नॉट योर मॉम, डोंट क्राई आफ्टर हर। उसके सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ओवर इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहनचोद अकेले में जाके रो लो।
पर एज अ मैन यू कैन नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ योर गर्ल, यू कैन नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ। उसका तो जितना भी अट्रैक्शन है ना वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। शी विल थिंक यूर अ लूजर, समझो इस चीज को। और इसमें गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी तो एंशियंट पीरियड से इन्हीं सारे ट्रेड्स को लेके अट्रैक्टेड होने के लिए इवॉल्व हुई है। तो अगर तुम्हारे ये सारे ट्रेड्स मर जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो किसी और को ढूंढने लगेगी भाई। ऑब्वियसली फिर तुम्हारा रिलेशनशिप बिगड़ेगा, बिकॉज शी थिंक्स शी इज विद अ लूजर, नॉट अ किंग। बी अ किंग, you have to be, you have to understand this very well कि हर इंसान के अलग अलग फेजेस होते हैं। टॉक्सिक फेज, प्यार वाला फेज, फ्रस्ट्रेशन वाला फेज, मूड स्विंग्स वाला फेज, सबके होते हैं भाई, तुम्हारे भी तो होते हैं, सबके होते हैं। इसलिए ब्लाइंडली किसी को भी अपना मत समझो, क्योंकि भले ही उसका भी प्यार वाला फेज चल रहा है लेकिन कल को उसका टॉक्सिक फेज भी आएगा ही आएगा। और जब टॉक्सिक वाला फेज आएगा तो चुद जाओगे। फिर वो तुम्हारी ही इंफॉर्मेशन से तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तुम्हारी गांड मारेगी अच्छे से और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी मूर्खता है ये सोचना कि मेरी बंदी बिल्कुल मेरी तरह सोचती है, और उससे बड़ी मूर्खता है ये सोचना कि यार मुझे ना इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट वांट टू मैरी एनी गर्ल। मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है अपने पेरेंट्स की शादी को फेल होते हुए। तो मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा। जब भी मेरे को हॉर्नी फील होगा मुट्ठी मार के सो जाऊंगा बहनचोद। दिस इज रॉन्ग माइंडसेट। तुम्हारे पास लोगों की पर्सनैलिटीज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है, एक्सपीरियंस से ही कॉन्फिडेंस बनता है। मतलब हर बंदे को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को डेट करना चाहिए। कोई इंट्रोवर्ट होगी, कोई एक्सट्रोवर्ट होगी, कोई इमोशनल ज्यादा होगी, कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, कोई बिल्कुल रिजर्व्ड होगी। जितना ज्यादा तुम डिफरेंट टाइप के लोगों को समझोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। और तुम्हारा यही एक्सपीरियंस, तुम्हारा ये जो फियर है ना कि मैं एक रिलेशनशिप को हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं, इसको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। वीडियो खत्म होने वाला है, फटाफट से 5 मेन पॉइंट बता देता हूँ जिनका तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है। कामदेव के 5 नियम। नंबर 1, नीडी नहीं बनना है। नंबर 2, हमेशा वर्ड से ज्यादा बिहेवियर को देखो, बिहेवियर को नोटिस करने की कोशिश करो। लड़कियों के शब्द भले ही डगमगा सकते हैं पर पैटर्न कभी नहीं डगमगाएगा, साइंस कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो तुम्हें उन्हीं को नोटिस करना है। नंबर 3, तुम्हें खुद पे फोकस करना है, किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसा फालतू के मिशन में मत डालो खुद को कि इस बंदी को बचाऊंगा भी मैं ही, इसको फिक्स भी मैं ही करूंगा, इसको बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन जैसी बना दूंगा। तुम्हारा काम है केवल खुद के बारे में सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, अपने क्लोज्ड वंस के बारे में सोचना। उनको बिल्कुल बचाओ यार, लेकिन लड़की को बचा लूंगा, उसको फिक्स कर दूंगा, बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन जैसी बना दूंगा। दिस इज रॉन्ग माइंडसेट। नंबर 4, अपनी लाइफ को हमेशा अपने रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इट डजेंट मैटर कि तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम स्टिल अपनी हॉबीज पे काम करोगे, अकेले हैंग आउट करोगे, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करोगे, खुद पे पैसा खर्च करोगे, अपने पेरेंट्स पे पैसा खर्च करोगे, अपने क्लोज वंस पे पैसा खर्च करोगे, लाइफ को अच्छे से इंजॉय करोगे। योर लाइफ इंजॉयमेंट इज मच मोर देन योर गर्लफ्रेंड। लड़की के साथ भी एंजॉय करो, लेकिन उसके बिना जो तुम पहले एंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वो सब क्यों बंद कर दिया है? स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो। लड़की तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करती है, अगर शादी हो गई तो वो किटी पार्टीज में भी जाती है, वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। हाँ, बट वो ये चाहती है तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तो नहीं करना है। मेक हर फील कि शी हैज नो अथॉरिटी ऑन यू, शी कांट कंट्रोल यू। तुम करोगे वही जो तुम्हारा मन है। अगर तुम शुरुआत से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते चलोगे ना, तो वो कभी इन चीज़ों की डिमांड ही नहीं करेगी। उसके दिमाग में कभी ऐसा थॉट ही नहीं आएगा कि शी वांट्स टू बी डोमिनेंट ऑन यू, बिकॉज़ वो इन्हीं सारे ट्रेट से अट्रैक्ट भी होती है। वो इन्हीं सारे ट्रेट से अट्रैक्ट भी होती है, तो अगर तुम शुरुआत से इन्हीं ट्रेट्स को मेंटेन करते हुए चलोगे तब तो दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन अगर तुम एक लूज़र की तरह बिहेव करने लग जाओगे, तो फिर वो यही ट्रेट्स किसी और में ढूँढने की कोशिश करेगी। फिर चीटिंग भी होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में इश्यू भी आएँगे, और अगर तुम लूज़र की तरह कर भी चुके हो ना, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैंने तुम्हें बता दिया करना क्या है, इन्हीं ट्रेड्स को वापस लाओ। भाई इट डज़न्ट मैटर कि तुम्हारी कितनी छिनार लड़की से शादी हो गई है, जगत की सबसे बिगड़ी हुई लड़की से शादी हो गई, इट डज़न्ट मैटर। अगर तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो तुम एक बहुत अच्छी लाइफ़ जी सकते हो, व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशनशिप, व्हाइल बीइंग इन अ मैरिड लाइफ़। और 5वां नियम है, गेम्स से ज़्यादा अपने पर्पस पे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो। देखो भाई ऐसा है, आई हैव टोल्ड यू इन माय पास्ट लाइव स्ट्रीम आल्सो कि लड़कियाँ सर्वश्रेष्ठ लड़का दिखती है। लड़कियों को चाहिए टॉप लेवल का लड़का, ठीक है? इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20 साल की लड़की है जिसके पीछे 10 लड़के पड़े हुए हैं, ठीक है? उन 10 लड़कों में से कुछ की एज है 19 साल, कुछ की है 20 साल और एक है बंदा जिसकी एज है मान लो 55 साल। तो तुम्हें क्या लगता है, किस लड़के के साथ आर द हाईएस्ट चांसेस कि वो लड़की रिलेशनशिप में आएगी? कर दूँ सरप्राइज़, जो 55 साल का बंदा है उसके साथ। जबकि एज डिफरेंस बहुत अच्छा खासा है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज़ लड़की जब उस आदमी को देखती है, तो उसके माइंड में क्या साइन्स आते हैं कि दिस गाय इज़ एक्सपीरियंस्ड, इसने दबा के सेक्स भी किया हुआ है, सो ये मुझे सेक्स भी अच्छा दे सकता है। ये मैच्योर भी है, बाकी लड़कों से बड़ा भी है, तो ही इज़ अ मैच्योर ऑल्सो एंड ये अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, तो ये मेरी लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन कर सकता है। समझे? तो मैं ये बोलता हूँ कि इमोशंस को मास्टर करो। लड़की कहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कौन से इमोशंस जेन्युइन है, कौन से फेक है, ये तुम्हें पता लगाना आना चाहिए और इसीलिए तुम्हें बहुत अलग-अलग टाइप की लड़कियों को डेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को डेट करना पड़ेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर भाई 100 बंदे हैं और 100 में से जो टॉप नंबर का बंदा है वो तुम हो, तो ऑब्वियसली शी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विल चूज़ यू। मोस्ट ऑफ द नहीं, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल विल चूज़ यू। सो यू हैव टू बी द बेस्ट एंड टू बी द बेस्ट यू हैव टू वर्क ऑलवेज़। वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर गोल्स, वर्क ऑन एवरीथिंग। ये है भाई, एक ही लाइफ़ है, तो मीडियोकर लाइफ़ जी के मरना चाहते हो क्या? नहीं ना? सो बस कीप ऑन वर्किंग। अभी तुम्हारी यंग एज है, मेरी खुद की यंग एज है, हम सबकी यंग एज है। दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू वर्क रियली, रियली हार्ड इन आवर लाइफ़। ये है। PS5 बाद में खेल लेना, है ना? तुम्हें जो आईफ़ोन चाहिए वो बाद में ले लेना। इट्स टाइम टू वर्क ऑन योर गोल्स फर्स्ट। एक बार अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगे, तो जब ये जो अभी बाकी बंदे जो PS5 खेल रहे हैं, जो बाकी बंदे लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं ना, वेव फूँक रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब तुम भी कर पाओगे अगर तुम करना चाहते हो तो। पर उस टाइम पे तुम्हारे पास पैसा होगा और इनके पास नहीं होगा क्योंकि जो इनके इनिशियल ईयर्स थे लाइफ़ के, वो तो इन्होंने मज़े मारने में निकाल दिए। समझे? सो योर लाइफ़ विल बी मोर कूल इफ यू विल वर्क हार्ड नाउ। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर महीने का एक वीडियो आता है। इस वीडियो को मैंने जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकता था, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है और मैं अपनी स जो भी मैं पढ़ता हूँ साइकोलॉजी के बारे में, उसमें से जो रिसर्चेज़ वगैरह है, उनको मैं इसीलिए ऐड करता हूँ, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, इट कम्स फ्रॉम प्रॉपर साइकोलॉजी। अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स एंड अगर तुम्हें वन ऑन वन सेशन लेना है कामदेव के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी पर्सनल सिचुएशंस को लेके, तो मेरी इंस्टा प्रोफाइल का लिंक है डीएम में। एक तो इंस्टा पे जा रहे हो तो फॉलो भी कर लेना और मुझे जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टा कि आई वांट वन ऑन वन, तुम्हें वन ऑन वन सेशन के बारे में आगे रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। तुम्हारा एक लाइक किसी ऐसे बंदे के पास ये वीडियो पहुंचा सकता है हु रियली डिजर्व्स टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ एंड बस मेहनत करो, क्वालिटी पीपल्स के साथ हैंग आउट करो, बी फकिंग पर्पसफुल। मैं ये बोलता हूँ भाई कि जो भी काम कर रहे हो ना, अगर सेक्स कर रहे हो तो बेस्ट डर्टी सेक्स मतलब बेस्ट सेक्स करो। सेक्स के टाइम पे केवल सेक्स के बारे में सोचो, काम के टाइम पे केवल काम के बारे में सोचो। जब तुम अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहे हो तो केवल उसके बारे में सोचो, बाकी सब चीज़ें बाद में। लाइफ को ऐसे देखना शुरू करो, केवल क्वालिटी पीपल्स के साथ हैंग आउट करो। ऐसे लोग जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं या फिर नेगेटिव ड्रामा ऐड कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, इट डज़न्ट मैटर कि वो तुम्हारे कितने क्लोज़ हो। अगर भाई तुम्हारी सगी माँ तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव ड्रामा ऐड कर रही है तो हटाओ, हटाओ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू टेक अगर तुम्हें लाइफ में सही में कुछ अचीव करना है। ये है भाई, नेगेटिव ड्रामा के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो पाता है। लाइफ को पीसफुल बनाओ, केवल उन लोगों को अपने पास रखो जो तुम्हें ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। और अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो स्टिल तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव ड्रामा ऐड नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो। जिनको नहीं पता है, संडे को हम 10 से 11 यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं इसी चैनल पे। वहाँ पे मैं तुम सभी के क्वेश्चन्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे जाके जॉइन कर सकते हो। इसी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे भी बहुत जल्दी हम लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं, तो जाके वहाँ पे फॉलो कर देना, इट मीन्स अ लॉट एंड ध्यान रखो अपना। कीप प्रोग्रेसिंग। आई लव यू ऑल।